नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह अन्य जो सेट एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण यह सब कुछ वीडियो होने वाले हैं। और इसकी सीरीज़ हमने बहुत पहले से इसी चैनल पर चल रही है और उसी श्रृंखला का यह आज वीडियो बनने जा रहा है। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। यहाँ का पहला प्रश्न है, न जो वर्ण है, न वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो न वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। यहाँ पर अभी कंठे या कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण जो है उसमें है, देखो क, ख, ग, घ और ड। उसके बाद तालव्य या उच्चारण करते समय अपनी जीवा जो है वह ऊपरी तालु को स्पर्श करती है। ऐसे व्यंजन जो है वह है च, छ, ज, झ, त्र, य और श, यह है। उसके बाद है मूर्धन्य तालु के मूर्धभाग से, उसमें ट, ठ, ड, ढ, न और श। यहाँ पर कंठे से भी ड था और यहाँ पर भी ड है। तो दंते या दंते व्यंजन यानी अपनी जीवा जो है उच्चारण करते समय जीवा दांतों को स्पर्श करती है या दांतों को टच करती है, वह है त, थ, द और ध। उसके बाद दंत्य मूल व्यंजन, तो दंत्य मूल में न, स, र और ल। दंत्योष्ठ्य निचले ओठ और ऊपरी दांतों से, तो दंतोष्ठ में व और फ दो आते हैं और स्वर यंत्रीय में क एक ही आता है, उसको काकल्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आगम वे अपुराने पंडित मान बहंती पक श्रीफल अली जिम बाहेरिति भ्रयंती, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो वे काव्य पंक्तियाँ जो है यह है कन्हप्पा द्वारा लिखित है। अभी यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्तियाँ नीचे देखते हैं किसकी है। तो आगम वे पुराने पंडी मान बहंती पक श्रीफल अली अजीम वाहेरीति भरमंती, यह कन्नप्पा की पंक्ति है। गंगा जमुना माजे बहइरे तहे बहुड़ी मतंगी यवीना लीले पार करे, यह डोंबिका की पंक्ति है। जह मन पवन संसरई रवि शशि नाही पवेश तही वत चित्त विषाम करु सरेही कही उपवेश, यह सरपा की पंक्ति है। सुंदरी नींद गेल बहुड़ी जाग कनीट चोर निकला कई माग दिवस ही बहुनी काड़ई ढेरी भाव रति भलेई कामरु आओ, यह कुरुप्पा की पंक्ति है, कुकुरप्पा की। अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में देहु किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेक, यह पंक्तियाँ जो है यह पंक्तियाँ कबीरदास की हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, द्वैतवाद के प्रेरणेता। तो द्वैतवाद के प्रेरणेता कौन है? तो मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। इसके बाद यहाँ पर अन्य प्रवर्तक देखेंगे, अन्य संप्रदाय के। तो अन्य संप्रदाय के प्रवर्तक वो देखेंगे। तो द्वैतवाद का प्रवर्तन प्रेरणेता मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय से थे। उसके बाद विशिष्ट द्वैतवाद का जो प्रवर्तन है वह रामानुजाचार्य ने किया था और रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से थे। शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया और यह जो है वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से थे। द्वैतवाद का संप्रदाय निम्बार्काचार्य ने किया और ये सनकादि संप्रदाय के थे। शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तन विष्णु स्वामी ने किया और यह रुद्र संप्रदाय के थे। यहाँ पर हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं, यानी हिंदी में राम काव्य के जो पुरस्कर्ता है या राम काव्य के प्रवर्तक है वह रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित किया, यानी रामानंद ने भारत के उत्तरी भाग में राम भक्ति को या राम भक्ति शाखा को या राम काव्य को प्रतिष्ठित किया। अगला प्रश्न है, रोज़तुल हक़ाइक़ के रचयिता है। जो रोज़तुल हक़ाइक़ यह जो रचना है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता नूर मोहम्मद है।
इसके बारे में पढ़ते हैं। रोजुतुल हकायक 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 है। और इंद्रावती की जो रचना जो है इसका प्रकाशन 1744 में हुआ है और यह नूर मोहम्मद की रचना है। रोजुतुल हकायक, इंद्रावती, अनुराग बासुरी का प्रकाशन 1764 और ये तीनों रचना नूर मोहम्मद की है। चित्रावली जो 1613 में उस समान की है। ज्ञानदीप 1916 में शेख नबी की रचना है। हंस जवाहिर यह 1731 में कासिम शाह की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? किस कवि ने? तो वह रामसराय दास ने की है। यहाँ पर इनके बारे में पढ़ते, रीतिकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने की, यानी रीतिकाल में पद्माकर भट्ट ने की हुई है। रीतिकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना किसने की है? तो यह भूषण, यानी हमारे सामने भूषण ही आएगा, लेकिन यह भूषण नहीं है। तो यह क्या होगा? यह रीतिकाल में वीर काव्य लिखने वाले सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो भूषण थे। तो हमारे सामने कौन सा आएगा? नाम जो है भूषण ही आएगा। लेकिन यह रीतिकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य, यानी वीर काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखने वाले जो थे वह थे पद्माकर। और पद्माकर के एक अन्य ग्रंथ देखते हैं, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पचीसी, रामसरायन, अलीजान प्रकाश। यह जो है यह पद्माकर की वीर गाथात्मक या वीर रस में रचित ये है। और इसके बाद ग्वाल कवि सर्वांग निरूपण काव्य ग्रंथ, यानी ग्वाल कवि ने सर्वांग निरूपण शैली के काव्य लिखे। इनके काव्य ग्रंथ है यमुना लहरी, भक्त भागवत, रसिकानंद, रस तरंग, कृष्णजू को नक्शिक, दूषण दर्पण बहुत बार पूछा गया है, तो दूषण दर्पण ग्वाल कवि की है। राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बिसा, कुब्जा अष्टक, षड ऋतु वर्णन भी पूछा गया है। अलंकार भ्रमर, भंजन, रूपक शतक, द्रग शतक, यह जो है ग्वाल कवि की है। अभी यहाँ पर राम सहाय छंद निरूपण कवि थे, यानी राम सहाय ने जो थे वह राम सहाय छंद ने निरूपण ग्रंथ लिखे हुए, निरूपण काव्य ग्रंथ लिखे। तो उसमें व्रत तरंगिनी 1816 में, अलंकार प्रकाश 1648, विनुभूषण, राम सत्सई तथा कहकहरा। अगला है सम्मान नीति काव्य, यानी सम्मान नीति काव्यकार कौन थे? तो वह है स्फुट दोहा और पिंगल काव्यभूषण। इसके बाद का प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो सतसई की रचना जो है वह बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की। यहाँ पर देखते हैं हम उनके ग्रंथ, जो वह बेनी प्रवीण के काव्य ग्रंथ, बेनी प्रवीण के श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 और नाना राव प्रकाश या वृंद के ग्रंथ देखते हैं। 12 मासा 1668, भाव पंचसी का 1686, नय पचीसी 1686, पवन पचीसी 1691, श्रृंगार शिक्षा 1691, यमन सतसई लिखा है, यमन सतसई 1607 1706 और अलंकार सतसई, वृंद विनोद सतसई। इसके बाद देखते हैं रसनिधि की। रसनिधि का जो नाम था वह पृथ्वी सिंह था या पृथ्वी सिंह को ही रसनिधि कहते थे, के रचनाकार है। अभी इसके रसनिधि के या पृथ्वी सिंह की रचना देखते हैं। रतन हजारा, विष्णु कीर्तन, कवित्व 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरली रसनिधि सतसई। भूपति के काव्य ग्रंथ देखते हैं। भूपति, सतसई, कंठाभूषण तथा रस रत्नाकर। अगला है भ्रमरदूत के रचनाकार। अभी भ्रमरदूत जो थे, भ्रमरदूत रचना सत्यनारायण कविरत्न ने की थी। भ्रमरदूत की रचना याद रखिए। इसके बारे में पढ़ते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के
काव्य ग्रंथ अभी जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलश काशी और विराष्टक। इसके बाद देखते हैं लाला भगवान दीन के काव्य ग्रंथ। लाला भगवान दीन के काव्य ग्रंथों में वीर यशत्रानी, शत्रानी, वीर बाल्यक, वीर पंचरत्न और नवीन बीत। इसके बाद राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद या पूर्ण किसका उपनाम है? तो राय देवी प्रसाद का पूर्ण उपनाम है। तो इनके ग्रंथ देखते हैं। काव्य ग्रंथ धाराधर धावन 1902, स्वदेशी कुंडल 1910, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोधी 1906, बसंत वियोगी योग 1912। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसकी उक्तियाँ देखेंगे, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से किया है। तो वह सत्यनारायण कविरत्न जो थे उनकी समस्त रचनाओं का संपादन किसने किया है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया है, हृदय तरंग नाम से याद रखिए। उसके बाद है कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम यानी कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडात्मक शोरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। यानी ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया है? लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य का शोरेशम का, तो वह है कविरत्न ने किया है। अगला है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्शी शीर्षक से अनुवाद किया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। काम मंगल से मंडिये सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बताओ असफल भवधाम। यह उपर्युक्त पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से है? तो वह कामायनी के श्रद्धा सर्ग से यह पंक्तियाँ है। यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा सा कामायनी के सर्ग। वो तो अभी पूछी गई पंक्ति वो श्रद्धा की थी, श्रद्धा सर्ग की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह लज्जा सर्ग से है। मधुर क्रीड़ा मिश्र चिंता सात ले उल्लास, हृदय का आनंद कूजन लगा करने रास। यह वासना सर्ग से है। था व्यक्ति सोचता आलस में, चेतना सजग रहती दुहरी, कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी। यह काम सर्ग से है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हन की राजतरंगिणी पर आधारित है? तो यह विशाख नाटक है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटक प्रकाशन वर्ष और उसकी विषय वस्तु देखते हैं। विशाख का प्रकाशन 1921 में हुआ है और विशाख का जो विषय वस्तु है वह विशाख का कथानक कल्हन की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश से लिया गया है। राजश्री जो 1915 में प्रकाशित नाटक है, इसका विषय है, इसका हर्ष चरित तथा चीनी यात्री हेन स्वांग का ऐतिहासिक विवरण दिया हुआ है। राजश्री में जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में प्रकाशित होता है और इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों को विध्वंस करना चाहता है। अभी आज़ाद शत्रु देखते हैं। आज़ाद शत्रु 1922 में प्रकाशित। इसमें 3 राजा परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी यानी मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र में मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि मगध, कौशल और कौशाम्बी इन 3 राज परिवारों को लेकर लिखने जयशंकर प्रसाद ने कौन सा नाटक लिखा है? तो आज़ाद शत्रु लिखा है, याद रखिए। अगला प्रश्न है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा? ये राजेंद्र यादव की है जो 2001 में प्रकाशित हुई थी। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। आज के आती 2003 में प्रकाशित भीष्म साहनी की आत्मकथा है। गालिब छुट्टी शराब 2000 में प्रकाशित रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। जो मैंने जिया 1992
यादों के चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999। यह कमलेश्वर की तीन आत्मकथाएं 3 भागों में है। जो मैंने जिया, यादों के चिराग, जलती हुई नदी, यह कमलेश्वर की आत्मकथाओं के 3 भाग है। प्रथम 1992, दूसरा 1997 और तीसरा 1999 में प्रकाशित हुआ है। मणिकर्णिका के लेखक, अभी मणिकर्णिका जो मणिकर्णिका यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। मणिकर्णिका तुलसी राम भी है उसके मणिकर्णिका के, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं है, उसके तुलसीदास जो है, यानी मणिकर्णिका और मुर्दहिया, यह 2 आत्मकथाएं उन्होंने लिखी है। और इसका प्रकाशन जो है 2013 में हुआ था। यहाँ पर गलत दिया हुआ है ये इस PDF में। तो मुर्दहिया का प्रकाशन 2010 में तुलसीदास की, बिल्कुल सही है। मणिकर्णिका 2013 में प्रकाशित है, 14 नहीं है यहाँ। झूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 धर्मवीर की है, डॉक्टर धर्मवीर। तिरस्कृत 2002 और संतप्त 2006, यह सूरजपाल सिंह चौहान की आत्मकथा है। संतप्त और तिरस्कृत और संतप्त। महाकाल उपन्यास के लेखक है, यानी महाकाल उपन्यास किसका है? तो यहाँ पर महाकाल उपन्यास के लेखक जो है वह है अमृतलाल नागर ने महाकाल नामक उपन्यास लिखा है। इनके अन्य उपन्यास वो देखेंगे। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास जो है वह है महाकाल 1947, सेठ बाकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1967, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिष राय 1972, मानस का हंस 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1978, अग्नि गर्भा 1983, करवट 1985, पीड़िया 1990। अभी यहाँ पर विष्णु प्रभाकर के उपन्यास देखते हैं। ढलती रात 1951, वट के बंधन 1955, स्वर्गमयी 1956, कोई तो 1980 और अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993। अभी यहाँ पर उदय शंकर भट्ट के उपन्यास देखते हैं। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास नए मोड़ 1954, सागर लहरी और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अवशेष 1960, अमृत राय के उपन्यास बीज 1952, नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969, सुख दुख 1909, भटियाली 1969 और धुआं 1977। अगला प्रश्न है कामरेड का कोट। यह यशपाल की कहानी है। कामरेड का कोट नहीं, कामरेड का कोट यह संजय की कहानी है। संजय की कहानियां देखते। कहानी संग्रह कामरेड का कोट 1993, नंगा 2010 2001, भगवत दत्त हाथी 1988, अखिलेश के कहानी संग्रह नई आदमी नहीं टूटता मुक्ति 1979, शापग्रस्त 1997, अंधेरा 2006, ज्ञान रंज की कहानी संग्रह फेस के इधर उधर 1968, यात्रा 1975, दक्षजीवी 1977, सपना नहीं 1977। अभी विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा 1988। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भान कौन सा है? तो भान कौन सा है यहाँ पर? तो वह विषय विषमोधम, यह जो है भान शैली में लिखा हुआ नाटक है। यहाँ पर देखते हैं विषय विषमोधम 1876 में प्रकाशित है और ये भान एक पात्रीय नाटक है। वैदिक हिंसा न भवती, यह 1873 में प्रकाशित प्रहसन है। और उसके बाद अंधेर नगरी, यह भी प्रहसन है। भारत दुर्दशा 1880 में, यह नाट्य या लास्य रूपक है। नील देवी 1881 में प्रकाशित, यह गीति रूपक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन यह जो है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और सूरदास के बारे में अन्य विद्वानों के कथन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं देखते हैं सूरदास के बारे में। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए। यह रामचंद्र शुक्ल सूरदास के बारे में कहते हैं। अभी नंद दुलारी वाजपेयी सूरदास के बारे में क्या कहते हैं? स्थिति विशेष का स्थिति विशेष का पूरा निदान भी करे, घटनाक्रम का अभ्यास भी दे और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाए। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। यह नंद दुलारी वाजपेयी की कथन है सूरदास के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम, यानी भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो वह भक्तिवाद है, याद रखिए। भक्तिवाद नहीं, भुक्तिवाद। भुक्तिवाद को ही भोगवाद कहा जाता है। यह भट्ट नायक का इसके प्रवर्तक है और इसके एक साक्य दर्शन से है। अनुमतिवाद यह भट्ट शंकुक का सिद्धांत है और यह न्याय दर्शन से है। उत्पत्तिवाद तथा आरोपवाद यह भट्ट ललोट का है और मीमांसा दर्शन है। अभिव्यक्तिवाद यह अभिनव गुप्त का है और यह शैव दर्शन से है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक, तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कुंतक जो है वह वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक है। यहाँ पर देखते हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह है। आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य है, यानी आचार्य विश्वनाथ जो है वह रसवादी आचार्य है। भरत के रस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार विश्वनाथ जी, यानी जो भरत ने रस सूत्र स्थापित किया था उसके प्रमुख व्याख्याकार जो है वह विश्वनाथ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। तो अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक क्रोचे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक, यानी प्रेमचंद और उनका युग यह रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। अभी यहाँ पर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ देखते हैं। प्रेमचंद 1941 रामविलास शर्मा की है। प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, आस्था एवं सौंदर्य 1956, भाषा एवं समाज 1961, साहित्य स्थायी मूल और मूल्यांकन 1968, निराला की साहित्य साधना तीन भागों में है। पहला भाग 1969, दूसरा 1972, तीसरा 1976। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास ये परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, बड़े भाई 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। यह जो है रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ थी। अभी यहाँ पर नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ देखते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रानंद पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न 1955। अगला प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी कहानी, अपनी ज़बानी, कविता और कविता, हिंदी कहानी, अपनी ज़बानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना। हंसराज रहबर की आलोचनात्मक कृतियाँ, प्रेमचंद जीवन, कला और कृतित्व, प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन, गालिब बेनकाब, गालिब हकीकत के आईने में, इकबाल और
उनकी शायरी, यह हंसराज रहबर की आलोचनात्मक कृतियां हैं। एक मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर स्वयंभू, पुष्यदंत, अंधमान और हेमचंद्र, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर बिहारी देव, भिखारी दास और पद्माकर, यह क्रम सही है। यहाँ पर देखते हैं बिहारी का जो जन्मकाल है वह 1595 से 1663 है। देव का जन्म 1673 में और मृत्यु 1767 में हुआ है। भिखारी दास 8वीं शताब्दी के थे, 1750 के आसपास थे, और पद्माकर का जन्म 1753 से लेकर 1833 तक है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर देखेंगे हरिवंशराय बच्चन का जो जन्म है वह 1907 में हुआ और मृत्यु 2003 में हुई है। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 1913 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1663 में हुई है। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1603 में और मृत्यु 1991 में। रामेश्वर शुक्ला आंचल का जन्म 1915 में हुआ और मृत्यु 1996 में। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियाँ। अभी मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियाँ कौन सी है? सही काव्य कृतियाँ, सही क्रम है, ये नहीं हो सकता, यशोदा प्रथम नहीं है। पंचवटी साकेत यशोधरा द्वापर यशोधरा पंचवटी साकेत, यानी यहाँ पर बी नंबर होगा, डी नंबर है। तो ये सही है, साकेत यशोधरा द्वापर और पंचवटी। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 1886 में हुआ और उनकी मृत्यु 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियाँ है रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 1925, हिंदू 1927, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957 और वैतालिक। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम में अभी जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं बाघ, यह क्रम सही है। केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह देखते हैं, अभी 1960, जमीन पक रही है 1980, यहाँ से देखो अकाल में सारस 1979, एक कबीर तथा अन्य कविताएं 1995, बाघ एक लंबी कविता है, याद रखिए बाघ पूछा गया प्रश्न था। तालस ताय और साइकिल 2004। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर है नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा युग और बकरी। नारद की वीणा यह 1946 में प्रकाशित लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। कोणार्क 1951 में प्रकाशित जगदीश चंद्र माथुर का है। अंधा युग यह अंधा कुआ है। अंधा कुआ 1955 लक्ष्मी नारायण लाल का भी है और बकरी 1974 सरस्वती दयाल सक्सेना का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरात रेणु के उपन्यासों का सही क्रम। तो फणीश्वरात रेणु का उपन्यासों में परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस और पलटू बाबू रोड। महिला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1967, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971। अगला प्रश्न देखते हैं कि रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का रामचंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर,
विनायकम, यह जो है यह रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही क्रम है। तो यहाँ पर इनके देखते हैं, गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995, विनायकम 2011, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012 और असबाब ए पिरानी 2012। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियवदा के उपन्यासों का सही क्रम। तो उषा प्रियवदा के उपन्यासों का 55 खंबे लाल दीवारें, रोकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतर्वशी। 55 खंबे लाल दीवारें यह 1961 में प्रकाशित उपन्यास है। रोकोगी नहीं राधिका 1967 में, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी 2000 और एक कबीर उदास 2007 में प्रकाशित है। लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम। तो पाश्चात्य आलोचकों के क्रम में वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. इलियट, आइए रिसर्च सही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पात्रों को संबंधित काव्य ग्रंथों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है सुमिलित करेंगे। चंदा जो है, चंदा चंदायन की पात्र है, नायिका है। नागमती यह पद्मावत की है। राजमती जो है, राजमती बिसलदेव रासो की है। और मालवनी जो है, मालवनी ढोला मारूरा दुहा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर से। बिसलदेव रासो 1212 में प्रकाशित हुआ है, ये नरपति नाल का है। और राजमती तथा बिसलदेव का वर्णन है। चंदायन 1379 में प्रकाशित है और यह मुल्ला दाऊद की रचना और इसके लोर लोरिक चंदा की कहानी है। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है और इसका कुशल भान लेखक है, कुशल लाभ लेखक है और यह ढोला मारू की नायिका और नायिका है। पृथ्वीराज रासो यह चंद बरदाई का है, 1192 में यह चंद बरदाई ने लिखी थी और पृथ्वीराज स्वयं गीता की कहानी है। पद्मावत 1540 जायसी का है। रत्नसेन, पद्मावती और नागमती इसकी ये पात्र है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके आश्रयदाताओं के साथ, यानी रचनाकारों को आश्रयदाताओं के साथ सुमिलित करना है। तो चंद बरदाई किसके थे? तो चंद बरदाई जो है वह चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के थे। और बिहारी जो थे, बिहारी जय सिंह के आश्रय में थे। जगनिक जो है, जगनिक परमाल के आश्रय में थे। और बिहारी छत्रसाल भूषण जो थे वह छत्रसाल के आश्रय में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर कवियों के साथ सुमिलित करना है। मुक्ति प्रसंग, मुक्ति प्रसंग जो है वह मुक्ति प्रसंग का राजकमल चौधरी है। खुशबू के शिलालिक, खुशबू के शिलालिक किसका है? तो खुशबू के शिलालिक यहाँ जो है यह भवानी प्रसाद मिश्र का है, खुशबू के शिलालिक। और अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद किसका है? तो वह जो है वह श्री लीलाधर जगुड़ी का है। और रेणुका, रेणुका ग्रंथ किसका है? तो रेणुका जो है वह है रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर आत्मजयी, आत्मजयी किसकी है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण की है। तो खुटियों पर टंगे लोग, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तो यहाँ पर ये का चार कहाँ पर दिख रहा है? तो ए का चार यहाँ पर, यहीं पर है, तो यही हो सकता है और यही है खुटियों पर टंगे लोग का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। मगध जो है श्रीकांत वर्मा का है। उसके बाद पहाड़ पर लालटेन यह मंगेश डबराल का है। यहाँ पर देखते हैं। आत्मजयी का प्रकाशन 1965 में कुंवर नारायण की है। खुटियों पर टंगे लोग 1982 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। मगध 1984 यह श्रीकांत वर्मा का है। पहाड़ पर लालटेन 1981 में प्रकाशित मंगेश डबराल का है। और समर गाथा यह राजेश जोशी का है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को
उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। यानी यहाँ पर रचना का पंक्तियाँ दी हुई है और उसके पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। यह रामनरेश त्रिपाठी की है। धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे, यह मैथिलीशरण गुप्त का है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिउत की पंक्ति है। इसके बाद है भेजे मन भावन के रुधन के आवत आवन की, सुधी ब्रज भावती मैं पावन ले लगी, यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। और देव भक्ति वीरो मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश के वेदी पर करना होगा, यह जो है यह नाथूराम शर्मा शक्कर की पंक्ति है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सुमिलित करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसमें। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरी की भीख लुटाई, यह स्कंदगुप्त नाटक का है और यह 1928 में प्रकाशित है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घुट भर ली लूँ जो रस तू है लाया, यह ध्रुव स्वामिनी का है और यह 1933 में है। कैसी कटी रूप की ज्वाला पड़ता है पतंग सा, इसमें मन होकर मतवाला, यह चंद्रगुप्त नाटक सा है जो और यह 1931 में प्रकाशित है। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन, हृदय परम करुणामय यही एक है ठोर, यह अजातशत्रु नाटक का है जो 1922 में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करेंगे, तो निबंध संग्रह को करना है। आस्था और सौंदर्य किसका है, तो आस्था और सौंदर्य यह रामविलास शर्मा का है। अपनी अपनी बीमारी किसका निबंध संग्रह है, तो अपनी अपनी बीमारी यह जो है यह हरिशंकर परसाई का है जो व्यंग्य निबंधकार है। कला और जोखिम किसका है, तो कला और जोखिम जो है वह है निर्मल वर्मा का। तमाल के झरोके में किसका है, तो वह है देखो विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। आस्था और सौंदर्य 1961 रामविलास शर्मा, अपनी अपनी बीमारी 1972 हरिशंकर परसाई, कला का जोखिम 1981 निर्मल वर्मा, तलाम के झरोके से 1981 विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न पढ़ते हैं निम्नलिखित उपन्यासों को उनके चित्रित गांवों के साथ सुमिलित की, तो राग दरबारी में कौन सा गांव है, तो राग दरबारी में जो है वह है मेरीगंज, शिवपालगंज। आधा गांव में कौन सा है, तो आधा गांव में बेलोरी गांव का चित्रण है। महिला आंचल में जो है मेरीगंज का चित्रण है और गोदान में बेलारी का चित्रण है। इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। प्रेमाश्रय 1922 प्रेमचंद का है, लखनपुर का है। और उसके बाद राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल का है जो शिवपालगंज गांव का वर्णन है। आधा गांव 1966 में प्रकाशित राही मासूम रजा का है, इसमें गांगुली गांव का चित्रण है। महिला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु का है और आंचलिक उपन्यास है, मेरीगंज गांव का चित्रण है। गोदान 1936 प्रेमचंद का है और बेलारी गांव का चित्रण है। और निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमिलित करना है, तो यहाँ पर औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक जो है क्षेमेंद्र है, औक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है, रथ संप्रदाय के प्रवर्तन भरत मुनि है और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। चर्च एंड टेस्ट यह 1830 में कॉलेरिज की कृति है। लिटरेचर एंड ड्रामा यह मैथ्यू आर्नल्ड की है 1873।
द फाउंडेशन ऑफ एथिक्स यह विलियम्स वर्ड्सवर्थ की है। आर्स पोएटिका यह होरेस की है। साइंस एंड पोएट्री यह 1926 आई ए रिचर्ड की कृति है। यहाँ पर जो अनुच्छेद के प्रश्न दिए हुए परिच्छेद के वह हम छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रुकते हैं और बाकी का जो प्रश्न है वह आगे की वीडियो में देखते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ठहर जाए बाली